बॉलीवुड में कुछ कहानियाँ ऐसी है जो हमेशा हमें ये याद दिलाती है, एहसास दिलाती है कि इस चमकते हुए दुनिया के पीछे कितना स्याह अंधेरा है, जिसमें अक्सर कई लोग खो जाते हैं। बहुत से ऐसे नाम हुए बॉलीवुड में जो बहुत ही जल्द लोगों के दिलों पर राज करने लगे, लेकिन एक दिन अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके मौत की गुत्थी कभी सुलझ नहीं पाए। जैसे कि दिव्या भारती, सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी। और इन्हीं लोगों के तरह एक और नाम है जो अपने 2-3 फिल्मों से ही लोगों के दिलों पर राज करने लगी, लेकिन एक दिन अचानक से उसके ही फ्लैट में उसकी लाश झूलते हुए मिली। वो अदाकारा थी जिया खान, जिसने अपने करियर का शुरुआत ही उसने किया था महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। और फिर गजनी फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन फिर उसे एक बॉलीवुड के बड़े शख्सियत के बेटे से प्यार हो जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। बाद में जो उसके मौत के लिए जिम्मेवार होता है वो पकड़ा तो जाता है, लेकिन उसे कभी सज़ा नहीं मिलती है। अब क्या है पूरी कहानी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर कनेक्ट करूंगा जिया खान के पूरे मर्डर मिस्ट्री से। तो आइए शुरू करते हैं। ये बॉलीवुड की जो दुनिया है ना, दूर से इतनी चमकती हुई नजर आती है कि लाखों लोग खींचे खींचे इसके पास आ जाते हैं, सिर्फ एक तमन्ना लेकर कि एक दिन वो भी 70 mm के पर्दों पर आएंगे और सबके दिल पर राज करने लगेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी जिया खान की भी होती है, पर जिया खान उन एक्ट्रेस की भीड़ में नहीं थी जो सालों तक दर्जन भर फिल्म करे, लेकिन फिर भी लोगों के दिल पर राज ना कर पाए, उनके नज़र में ना आ पाए। उसका तो समझिए कि जिया खान का करियर ऐसा था कि वो हिट होने के लिए ही बॉलीवुड में आई हो। सिर्फ 18 साल की उम्र थी उसकी जब वो बॉलीवुड में आती है, और जिस फिल्म रंगीला से इंस्पायर होकर वो बॉलीवुड में कदम रखती है, पहली फिल्म उसी फिल्म के डायरेक्टर के साथ करती है। डायरेक्टर का नाम होता है राम गोपाल वर्मा, और जो जिस फिल्म में जिया खान काम करने के लिए आती है उस फिल्म का नाम होता है निशब्द। और उसके साथ जो एक्टर काम करने वाले होते हैं वो खुद महानायक अमिताभ बच्चन होते हैं। मतलब जिया खान का जो करियर का स्टार्ट ही था ना, वो बहुत ही पावरफुल था। उसके बाद जिया खान गजनी फिल्म करती हैं आमिर खान के साथ, और ये फिल्म उस समय काफ़ी बड़ा हिट होता है। और इसके बाद जो जिया खान तीसरी फिल्म करती है वो अक्षय कुमार के साथ, और उस फिल्म का नाम होता है हाउसफुल। मतलब जिया खान एक के बाद एक 3 फिल्म हिट देती है और हर तरफ छा जाती है। उनका मतलब कि सब कुछ एकदम सेट हो जाता है, सब कुछ बढ़िया चलने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है बॉलीवुड में मशहूर रहे बहुत ही बड़े अभिनेता होते हैं आदित्य पंचोली, उसके बेटे सूरज पंचोली से। होता ये है कि फिल्म के शूटिंग के दौरान ही जिया खान की मुलाकात जो है वो सूरज पंचोली से होती है, और उनकी ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दोनों काफ़ी वक्त साथ में गुजारने लगते हैं, साथ रहने भी लगते हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों के दौरान कई साल बीत जाते हैं और आ जाता है साल 2010, जब जिया खान के हाथ में कुछ ज़्यादा काम बचा नहीं था। हालांकि उन्होंने पहले 2 हिट फिल्म दिए थे एक के बाद एक, फिर भी उनके हाथ में कुछ काम बचा नहीं था, जिसकी एक वजह शायद ये भी मानी जाती है कि उन्होंने जो अपना पूरा ध्यान था वो सूरज पंचोली पे लगा दिया था, और उनका अपने करियर पर फोकस बहुत ही कम था। उधर सूरज पंचोली भी फिल्म में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वो सलमान खान की एक फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करते हैं। बाद में सलमान खान ही एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं जिसमें उन्हें हीरो साइन कर लिया जाता है, और उस फिल्म का भी नाम होता है हीरो। इधर जिया खान के हाथ में कुछ काम नहीं बचता है और वो अपना किस्मत चाहती है कि साउथ के फिल्मों में आजमाएं, पर रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है। और ये जो दौर होता है ना, किसी भी स्टार के लिए नरक के तरह होता है कि एक बार आप फेमस हो जाइए और उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं बचता है, और काम नहीं बचता है मतलब पैसे भी नहीं, लेकिन लाइफ स्टाइल वही मेंटेन करनी पड़ती है किसी स्टार के तरह, और बिना पैसों के वो लाइफ स्टाइल मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब ये सभी चीज़ चल रहा था, और इसी के साथ जिया खान और सूरज पंचोली के बीच में जो प्यार का रिश्ता होता है उसमें भी खटास आ जाता है।
अब प्यार झगड़े में बदलने लगते हैं। उन लोगों के बीच जो है कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता, एक कपल के तरह आए दिन के झगड़े बढ़ते ही चले जाते हैं। ये सब कुछ होता है और आ जाता है 2013 जून का महीना और तारीख 3। जिया खान उस वक्त अपनी माँ और बहन के साथ मुंबई के ही एक अपार्टमेंट में रह रही होती है। उस दिन पार्टी होता है जिसमें जिया खान की माँ राबिया खान और उसकी बहन उस पार्टी में जाती है। इस वक्त जिया खान अपने फ्लैट में अकेले होती है। पार्टी जब ख़त्म हो जाती है तो उसकी माँ और बहन वापस लौटती है घर पर। फ्लैट के बाहर जो अपार्टमेंट होता है उसके बाहर वो दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो कुछ देर इंतज़ार करती है, उसके बाद दोबारा से दरवाज़ा खटखटाती है कि ये सोचकर कि जिया खान शायद सो रही होगी या कहीं बिजी होंगी। लेकिन जब बहुत देर तक ये सिलसिला चलता है और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो किसी भी तरह से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर पहुंच जाती है। और जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है उनके होश उड़ जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि उनका सिचुएशन ऐसा होता है कि पाँव तले ज़मीन खिसक जाना, क्योंकि सामने घर के अंदर जिया खान अपने कमरे में पंखे से झूल रही थी। जैसे ही उसकी माँ के सामने और बहन के सामने ये नज़ारा होता है, उनकी चीख निकल जाती है और काफ़ी हो हल्ला होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तुरंत ही जिया खान को उतारकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर पहुँचते ही डॉक्टर उसे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर देते हैं कि वो मर चुकी है। जब ये जिया खान एक काफ़ी फेमस नाम था जिया खान, तो ये खबर मीडिया में आता है और जैसे ही मीडिया में ये नाम आता है तो खूब हो हल्ला मचने लगता है। हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है और मीडिया के सामने राबिया खान जो जिया खान की माँ होती है वो ये भी कह देती है कि मेरी बेटी ने खुद को नहीं मारा है, उसे सूरज पंचोली ने मारा है। जैसे ही एक फेमस नाम के साथ एक और नाम जुड़ जाता है, और छोटा मोटा नाम था नहीं, सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली का बेटा, तो ये खबर और भी तूल पकड़ लेती है और हर तरफ आग, समझिए कि जो आग था उसमें और पेट्रोल किसी ने डाल दिया हो, वैसे ये खबर फैलने लगती है। हर तरफ बस इसी की बात होती है कि जिया खान आखिर मरी तो मरी कैसे, उसने खुद की जान ले ली या सूरज पंचोली ने उसे मारा है या फिर उसे मरवाया है, क्या है इसका राज। ये खबर हर जगह फैली और सबके मन में बस एक यही सवाल था कि आखिर जिया खान मरी तो मरी कैसे। पुलिस अपनी छानबीन करती है और उस पूरे रात को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है कि आखिर उस रात में कैसे और क्या हुआ होगा। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिया खान और सूरज पंचोली के बीच में जो रिश्ता है वो सच में बहुत अच्छा था नहीं, काफ़ी झगड़े हो रहे थे उनके, और मौत से पहले भी जिया खान जो है वो सूरज पंचोली से बात कर रही थी, कॉल पे भी टेक्स्ट पे भी। और जब सूरज पंचोली का इसमें काफ़ी नाम आता है तो पुलिस सूरज पंचोली से भी पूछताछ करती है, लेकिन कुछ ऐसा निकलता नहीं है, इसलिए उन्हें जाने दिया जाता है उस वक्त। और इधर सारे फॉर्मेलिटीज़ के बाद लाश जो होती है जिया खान की, उसको सौंप दिया जाता है उनके घर वालों को, और फिर इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका जो अंतिम क्रिया होता है वो हो जाता है। लेकिन जो जिया खान की माँ होती है वो अब भी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि जिया खान ऐसे ही नहीं मरी है, इन सभी चीज़ों के पीछे सूरज पंचोली है। तो एक तो जिया खान की माँ लगातार अपना बयान दे रही थी सूरज पंचोली के खिलाफ, और ऊपर से ये केस इतना बड़ा बन गया था कि इसका मीडिया ट्रायल भी एक तरह से चल रहा था। पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि वो कुछ करे, लेकिन कुछ ऐसा निकल नहीं रहा था जिससे कि वो सूरज पंचोली को हाथ लगा सके। अब तक जो हुआ था उसके 2 दिन बाद ही जिया खान की जो बहन होती है वो पुलिस के पास पहुंचती है एक 6 पन्ने का सुसाइड नोट लेकर। वो बताती है कि यह नोट उसे जिया खान के ही एक पर्स से मिला है, और इस पूरे जो 6 पन्ने का नोट होता है उसमें एक कहानी लिखी होती है जिया खान की, जिसमें किसी का नाम तो नहीं होता है, लेकिन एक पूरी दर्द भरी कहानी होती है। कहानी ये कि जिया खान जो है सूरज पंचोली से कितना प्यार करती थी, उसके साथ ज़िंदगी बसाना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन बदले में उसे मिला क्या? फिजिकली और मेंटली टॉर्चर और प्यार के तोहफे के रूप में एबॉर्शन। जिया खान के इस पूरे लेटर में उसके और सूरज पंचोली के बीच में जो रिश्ता था उसका दर्द लिखा हुआ था। बाद में पुलिस इस पूरे जो 6 पन्ने का लेटर होता है उसकी जांच पड़ताल करते हैं,
ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितनी बातें सच है और कितनी बातें झूठ है। बाद में ये पता लगता है कि जब सूरज पंचोली और जिया खान लिव इन रिलेशनशिप में थे, तभी वो एक बार घूमने के लिए गोवा गए थे। वहीं पर उन्होंने बर्थडे पार्टी मनाया और उसी गोवा ट्रिप के दौरान जो जिया खान हैं वो प्रेग्नेंट भी हुई थी। बाद में उसने सूरज पंचोली के कहने पर अबॉर्शन करवा लिया था, लेकिन इन सभी चीज़ों को होने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो सूरज पंचोली है उसका ध्यान जो है जिया खान से ये कम होने लगा था। जिया को ये भी लगने लगा था कि सूरज पंचोली उसे चीट कर रहा है और इन सभी चीज़ों को लेकर ही उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और ये झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ने लगता है कि एक दिन वो होता है जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब इन सभी चीज़ों को जानकर पुलिस के हाथ में अब इतना सबूत था, इतनी चीज़ें उन्हें मिल चुकी थी कि अब वो सूरज पंचोली को दबोच सकते थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सूरज पंचोली को अरेस्ट कर लिया इस इल्ज़ाम के तहत कि जिया खान ने जो खुद की जान ली है उसके ज़िम्मेवार सूरज पंचोली ही है, यानी कि उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाला सूरज पंचोली ही है। गिरफ्तारी के बाद सूरज पंचोली से पूछताछ होती है, फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में करीब सूरज पंचोली जो होता है वो 20-22 दिन रहता है। उसके बाद बेल के अपील के बाद वो जमानत पर छूट जाता है और बाहर आ जाता है। उधर जो जिया खान की माँ होती है राबिया खान, वो अब भी लगातार इसी बात पे अड़ी हुई थी कि इन सभी चीज़ों के पीछे सूरज पंचोली ही है। फिर कुछ दिन बाद कुछ तस्वीरें सामने आती है और जिसमें कि जिया खान के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं और ये इस पूरे केस में एक और टर्न लेकर आता है, क्योंकि अगर कोई खुद की जान ले वो भी लटक कर, तो कॉमन सी बात है कि निशान जो है वो गले पर होगा। चेहरे पर चोट के निशान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इस पूरे केस में एक मज़ेदार बात आप ये कहिए कि एक तरह की लापरवाही हो सकती है कि मुंबई की जो फॉरेंसिक टीम होती है इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को बताती ही नहीं है। वो तो बाद में पूरे छानबीन के बाद जो राबिया खान होती है, जिया खान की माँ, वो ब्रिटेन से एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाती है इस पूरे केस की छानबीन करने के लिए, एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उसमें ये बात निकल कर सामने आती है, जिसके बाद वो ब्रिटेन का फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होता है अपने पूरे रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखता है। कोर्ट उस रिपोर्ट को देखने के बाद इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस के हाथ से लेकर CBI को सौंप देती है, जैसा कि हर दूसरे बड़े केस में देखने को मिलता है। काफ़ी समय तक छानबीन चलती है, CBI अपनी पूरी जांच पड़ताल करती है और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपते हैं, जिसमें वो ये बात मानने से इनकार कर देते हैं कि जिया खान का मर्डर हुआ था। हालांकि वो ये बात मानते हैं कि जिया खान जो है उसने खुद की जान ली है और उसके पीछे की जो वजह है वो सूरज पंचोली ही है, यानी कि सूरज पंचोली ने जिया खान का मर्डर तो नहीं किया है लेकिन उसे मरने के लिए मजबूर किया है। और केस काफ़ी लंबे समय तक चलता है, यूँ कहिए कि मैं आपको बताऊं तो 2020 तक ये केस चलता है। उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट आता है और इन सभी मामलों से जो है सूरज पंचोली को बरी कर दिया जाता है, क्योंकि आगे कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिलते हैं जिससे कि उनके इस इल्ज़ाम को, इस आरोप को बरकरार रखा जा सके। जिया खान की माँ अब भी अपने बात पे अड़ी हुई थी कि जब वो इतनी खुश थी, उसके हाथ में अभी 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट आया था और अपनी इस खुशी को उसने सूरज पंचोली के साथ भी शेयर किया था, तो वो खुद की जान क्यों लेगी? और अगर उसने खुद की जान ली भी है, वो भी लटक कर, तो उसके चेहरे पर वो चोट के निशान कैसे हैं? अब वो चोट के निशान कैसे हैं, क्यों हैं, कैसे आया, ये सभी एक राज ही है आज तक भी, जो अब जिया खान के साथ ही दफन हो गया है, जिया खान के साथ ही चला गया है, जिसका जवाब देने वाला अब कोई नहीं बचा है। इसलिए ये मर्डर है या फिर सुसाइड, ये अब तक मिस्ट्री ही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है जिया खान के बारे में, उनके इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के बारे में और सूरज पंचोली के बारे में, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी क्राइम कनेक्ट पर हम नए सफ़र में फिर से नई कहानी के साथ आएंगे, नए किरदार होंगे उसमें, लेकिन मैं आपको यही मिलूँगा अपनी क्राइम की कहानी के साथ। तो तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और रहिए सतर्क। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।